नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, आपकी हेल्थ के प्रति सजग रहते हैं। आपको कोई परेशानी होती है तो आप उन्हीं के पास जाते हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी से आपको रूबरू करवाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेश अग्रवाल साहब डायबिटीज़, थायराइड और मोटापे से होने वाली बीमारियों के स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। शहर में उन्होंने डायबिटीज़ को लेकर एक अलग जगह रखा है। खुद ने डायबिटीज़ को लेकर कई पुस्तकें लिखी है जिससे कि आप स्वस्थ रहें और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें। राजेश अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम में। डायबिटीज़ से लगभग हर दूसरा घर या कहें तो हर घर कहीं ना कहीं ग्रसित है, परेशान है। इसे अनुवांशिक बीमारी भी कहा जाता है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। हम जानेंगे सर से कि सर इसका मुख्य कारण क्या है। ये डायबिटीज़ लगातार हम पहले की बात करें और आज की बात करें तो इसमें मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या है डायबिटीज़, इससे कैसे बचा जा सकता है, और पता भी नहीं होता कई बार तो कि कितना हम लोगों को या हमारे शरीर को डाउन कर चुकी है डायबिटीज़। तो इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम डायबिटीज़ को समझें कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ या मधुमेह या शक्कर की बीमारी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें ब्लड ग्लूकोज की मात्रा सामान्य जो रेंज रहती है वो उससे अधिक हो जाती है, तब उसे डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अब उसको आसान भाषा में समझने के लिए हम ये समझें कि जैसे हमारे घर में आटा, दाल, चावल है तो उससे हम सब्जी, दाल, चावल, रोटी ऐसे बना सकते हैं, दाल बाटी बना सकते हैं, पूड़ी, खीर ऐसे बना सकते हैं। तो ये उसकी प्रिपरेशन है। ऐसे ही हम जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के माध्यम से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसमें जिस प्रकार का उपयोग होता है उस प्रकार से वो उसका उपयोग ले लिया जाता है। और जब इसमें डिफेक्ट आता है उसको मेटाबॉलिक डिफेक्ट बोलते हैं। और ये डायबिटीज़ का जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट है इसके वजह से डायबिटीज़ होती है। उसके दो कारण हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल यानी ब्लड शुगर हमारा या ब्लड ग्लूकोज जो कंट्रोल होता है वो इंसुलिन नामक हार्मोन से होता है। और इंसुलिन हार्मोन के जो डायबिटीज़ में दो डिफेक्ट होते हैं। एक, उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, ऑलमोस्ट 50% इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तब डायबिटीज़ होती है। और दूसरा, जितना है वो भी काम नहीं करता। उसको मैं ऐसे कह सकते हैं कि लकवाग्रस्त इंसुलिन, पैरालाइज इंसुलिन, मतलब वो जिंदा है पर काम का नहीं है। तो वो वैसे ही वो इंसुलिन है पर इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो कहलाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। और डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है, उसमें मुख्य जो है टाइप 1 और टाइप 2। ये जो आम बीमारी है वो टाइप 2 है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत टाइप 2 डायबिटीज़ का है। टाइप 1 डायबिटीज़ पहले तो सिर्फ बच्चों में ही होती थी पर अब बड़ों में भी होने लगी है। और ये जेनेटिक नहीं होती या फैमिलियल नहीं होती, जो आपने सवाल किया था कि आनुवांशिक होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ तो फैमिलियल हो सकती है, यानी आपके माता पिता डायबिटिक हैं, परिवार में किसी का भी किसी हो को तो भी है, यानी ब्लड रिलेटिव्स डायबिटिक हैं तो आपको होने की संभावना अधिक होगी। दूसरा, अगर माता पिता दोनों डायबिटिक हैं तो आप 100% जेनेटिकली डायबिटिक हैं। अब जेनेटिकली मतलब जीन्स आपके डायबिटीज़ के हैं। अब वो अंकुरित ना हो ये आपकी खुशकिस्मत, या वो किस उम्र में आपको अंकुरित तो कई बार ऐसा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को डायबिटीज़ पहले पता चलती है और माँ बाप को बहुत बाद में होती है। उसकी वजह यह है कि उनका लाइफ स्टाइल, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपने पूछा भी अभी कि तो कुछ लोग खूब मेहनत करते हैं, कम से कम तनाव लेते हैं, उनका खान पान बड़ा व्यवस्थित होता है, नियमित व्यायाम करते हैं और नियमित दिनचर्या रहती है उनकी, तो उन लोगों में डायबिटीज़ कम होती है, या अगर है तो अच्छे से कंट्रोल रहती है। खान पान एक बहुत बड़ा इशू जी, है, क्योंकि आज की लाइफ में आप यदि घर से निकलते हैं तो उसके बाद खाने पीने का कोई भरोसा नहीं है कि किस तरह की चीज़ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस
स्वास्थ्य के प्रति बेहतर है या नहीं, वो भी, उसका भी ध्यान नहीं रहता। तो खान पान कितना बड़ा असर डालता है सर डायबिटीज़ पे, और उसके कारण जो बढ़ता है मोटापा, वो उसका क्या असर डायबिटीज़ पे पड़ता है सर? देखिए, डायबिटीज़ और मोटापे का ऐसा कह सकते हैं चोली दामन का साथ है, और मोटापा बड़ा भाई है, डायबिटीज़ का बड़ा भाई है। पहले मोटापा आएगा और फिर डायबिटीज़। टाइप 2 की बात कर रहे हैं हम, टाइप 1 बिल्कुल अलग डिसीज़ है। तो बड़ा भाई यानी आपको मोटापा हुआ तो आप ये मान के चलिए कि आपको आगे डायबिटीज़ हो सकती है। फिर अगेन वही, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। अन्यथा होना तय है, क्योंकि जैसे ही मोटापा होता है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। जैसे मैंने अभी बताया कि इंसुलिन काम नहीं करता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और आपको डायबिटीज़ होगी। तो वज़न को न बढ़ने दे, नियमित रूप से व्यायाम करें, कम से कम तनाव लें। आपके पास सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो आपको डायबिटीज़ होने से रोक सकती है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। आपके जीन्स, आप अपने मदर फादर को नहीं बदल सकते। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आपकी लगातार जारी रहना चाहिए किसी। अच्छा, कई लोग कहते हैं हम दिन भर काम कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज नहीं है। भले वो आप 16 घंटे काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, मतलब फिजिकल रूप से कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटीज होना, चाहे व्यायाम करें, चाहे रनिंग करें, चाहे साइकिल चलाएं, वॉक करें, मालिश साइकिलिंग करें, मालिश जैसे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि महिलाएं मालिश करें। खुद की मालिश खुद, मालिश करने का मतलब किसी दूसरे से नहीं जी, नहीं तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। खुद की मालिश खुद करें तो ये भी एक अच्छा व्यायाम हो सकता है। बिल्कुल सर। महिलाओं की बात चली है तो इस बार देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ सालों से महिलाओं में डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में देखी जा रही है। साथ ही छोटे बच्चों में ये बीमारी ज़्यादातर लोगों में देखी जा रही है। तो ये असर एकदम किस तरह से पड़ रहा है? ये अनुवांशिकी वाला ही एक सिस्टम कहा जा सकता है कि जीन्स और उसी को लेकर? बिल्कुल ठीक है। जो बच्चों में मोटापे के साथ डायबिटीज़ हो रही है वो अनुवांशिकी है या फैमिलियल है या जेनेटिक है, ये कह सकते हैं हम। और ये मल्टी फैक्टोरियल है, मतलब कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, सिर्फ जीन्स काम नहीं करेंगे। जीन्स तो सबसे बड़ी ससेप्टिबिलिटी है ही, पर सिर्फ जीन्स हैं इसलिए आप डायबिटिक नहीं हैं। आपकी फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, जैसे खाना पीना, जैसे वज़न, जैसे नो एक्सरसाइज। तो बच्चों में भी हम ये देख रहे हैं कि अभी आप किसी भी स्कूल में जाएं तो 20 से 40% बच्चे मोटे हैं या उनका सामान्य से ज़्यादा वज़न है। उसकी वजह भी है कि जो इनहेरिटेंस है, यानी जो फैमिलियल ट्रांसमिशन है वो तो है ही, परंतु उसके बाद आजकल जो फास्ट फूड, जंक फूड, थम्स अप, कोक, ये कोला जो हैं, ये सब उसको हाई कैलोरिक होते हैं, कैलोरिक डेंस फूड होते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत कैलोरीज होती हैं। और आउटडोर एक्टिविटीज़, इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्कूलों में ख़त्म सी लगभग बंद ही हो चुकी है। खासतौर से जब मोबाइल आने शुरू हुए उसके बाद तो स्पोर्ट्स केवल यहीं पर खेला जाता है। बिल्कुल वहीं खेल रहे हैं। और वो स्ट्रेस का कारण भी है सर, कारण है बिल्कुल। और वो जो उसका एक्सपोजर है तो आपका सिटिंग आवर्स बढ़ जाते हैं, तो इनएक्टिव आवर्स आपके बढ़ गए, और वो सिर्फ आपकी सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टेड क्या हो रही हैं? आँखें। और इसलिए आप देखो सभी बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। तो ये उसका एडवर्स इफेक्ट है। तो बच्चों में ये इस वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है। महिलाओं में खाना पीना, आजकल बहुत सारी महिलाएं कामकाजी हो गई, तो वो घरेलू कार्य तक सीमित नहीं रही। जो वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनको खाना बनाने की कई बार समय की समस्या होती है, कई बार उनके वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि वो कोप अप नहीं कर पाती हैं, तो घर में नौकर ज़्यादा हो गए और रेडी टू ईट फूड बहुत अवेलेबल होने लगा, तो वो जस्ट ऑर्डर एंड गेट द फूड। तो उस वजह से अगेन आपको जंक फूड, फास्ट फूड और उसका कंजम्पशन बढ़ गया है। और महिलाओं में बिकॉज दे आर वर्किंग, तो उनकी वो जो एक्टिविटीज़ होती थी, जो घरेलू कार्य, पहले के ज़माने में जैसे बहुत पहले जाएं तो महिलाएं पानी भर के लाती थी कुआं से, जेले घर में चक्की पे आटा पीसती थी। अब वो सब तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। परंतु ये सब चीज़ें भी अब घर में खाना भी नहीं बनाते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती चली जा रही है और इस वजह से उनका वज़न बढ़ रहा है। और वज़न बढ़ रहा है तो ऑल लीडिंग टू द सेम वो एक कारण
महिलाओं में और और वो बच्चों में देखा फिर जाता उनको है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़। और इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका। यदि किसी व्यक्ति के गर्दन पे जो ये यहाँ पर मेल सरीका जमा हो जाता है, कई बार हम देखते हैं, और वो रगड़ रगड़ के उसको साबुन से धोने की कोशिश करते हैं, वो मेल नहीं होता, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का लक्षण है। तो मोटे व्यक्ति हैं उनको आर्म पिट्स भी ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, जैसे वेलवेट होता है, ब्लैक वेलवेट, ब्राउन वेलवेट, उस तरह का यहाँ पर हो जाता है। अंडर आर्म्स में हो जाता है, अंडर द ब्रेस्ट अगर फीमेल्स हैं तो उन अंडर द ब्रेस्ट हो जाता है, नकल्स पे हो जाता है, जोड़ों के। तो ये सिम्टम्स है जिससे ये आप देख के पता लगा सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर होता है कि आप कहीं ना कहीं शुगर या बढ़ रहा है या फिर इंसुलिन की आवश्यकता है, या कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की सलाह Very लेने की easily। आवश्यकता है। वैसे तो देखा जाए तो सर आप तो खैर विशेषज्ञ हैं ही डायबिटीज़ के, लेकिन ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति आज की डेट में डायबिटीज़ से संबंधित इलाजों को लेकर एक विशेषज्ञ हो गया है। जब भी किसी को कहें कि यार मुझे डायबिटीज़ है, वो अपना एक इलाज ज़रूर बताता है कि आप ये करना शुरू कर दें या ये शुरू कर दें। तो इसमें कितनी सावधानी रखने की आवश्यकता है और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए कि आप उन बातों को माने या ना माने, या डॉक्टर की सलाह सबसे ज़रूरी है? देखिए, अपने डॉक्टर की सलाह से, और डॉक्टर की सलाह का मतलब ये नहीं कि हर डॉक्टर की सलाह आप मान लें। जिस डॉक्टर पे आपको भरोसा हो, हाँ, जिस डॉक्टर पे आपको भरोसा होना बहुत जरूरी है, तो उस डॉक्टर की सलाह माने, उससे बता दें कि ये मुझे सलाह दी गई है, क्या मैं इसे मानूं या ना मानूं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सलाह है। अब जैसे कई लोग करेले का जूस पीते हैं, तो अब उसको एक कॉमन सेंस से बोल सकते, करेला हम वैसे भी सब्जी के रूप में खाते हैं, कोई हार्म नहीं, अगर आप टॉलरेट कर सकते तो ले लीजिए, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की जैसे जी, पर कई लोगों को करेला सूट नहीं करता, और वो 1 लीटर करेले का जूस पियेंगे, एसिडिटी, पेट की गड़बड़ वो हो सकती है, तो फिर उसका हर चीज़ की आती है, हर एक चीज़ की बुरी है। ठीक बात है, इसलिए सही सलाह सही डॉक्टर से लेना जी। बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि सर यदि एक बार आपको डायबिटीज़ हो गई तो वो आपके साथ जीवन भर बरकरार रहती है। जी बिल्कुल ठीक। क्या ये डायबिटीज़ ख़त्म होती है? क्या इसका कोई इलाज परफेक्ट है जिससे आपको ज़िंदगी में आगे न चले, आपके साथ साथ एक समय पे आके ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ सिस्टम है, या क्या एक बार हो गई तो आपको जीवन भर साथ देगी ये? नहीं, आपकी सारी बातें सही है। एक बार डायबिटीज़ हो गई, कंफर्म डायबिटीज़। अब आप थोड़ा सा इसको समझें कि एक नॉर्मल आदमी है, उसमें डायबिटीज़ का एक पैरामीटर होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में A1C भी बोलते हैं। तो वो A1C 5.7 से नीचे है, और ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग 100 मिलीग्राम, और पोस्ट मील या पोस्ट ग्लूकोज 140 मिलीग्राम से कम है, तो वो नॉर्मल आदमी है। ठीक है। अब एक व्यक्ति है जिसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 मिलीग्राम से ज़्यादा है, A1C 6.4 से ज़्यादा है, और पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज 200 से ज़्यादा है, वो फ्रैंक डायबिटिक है, वो बिल्कुल डायबिटीज़ है, नो डाउट। पहले वाला बिल्कुल नॉर्मल है, नो डाउट। इन दोनों के बीच की जो कंडीशन है उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। तो ये जो प्री डायबिटीज़ वाले हैं, यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल है कि वो डायबिटीज़ हो गई तो वो वापस नॉर्मल के तरफ जा सकता है, भले दवा लेके जाना पड़े, पर वो नॉर्मल के तरफ जा सकता है। तो ये एक ऐसी रिसर्च भी हुई है जिसमें रिवर्सल ट्रायल है, जिसमें वज़न कम करने के बाद करीब करीब 40% लोगों को डायबिटीज़ से वो नॉर्मल के तरफ, प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल चले गए, और जिसको डायबिटीज़ है वो भी प्री डायबिटीज़ और इधर आ सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि ख़त्म हो गई, दे हैव टू बी केयरफुल फॉर होल लाइफ। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसीलिए कहते हैं कि जीवन भर के लिए आपका साथ जी, तो जी। जब तक। और मैं इसके लिए एक बहुत तब अच्छे से, जो लोग नहीं समझ पाते उनको मैं ऐसे समझाता हूँ कि आप अपनी पत्नी से तो तलाक ले सकते हैं, पर डायबिटीज़ से नहीं ले सकते। स्ट्रेस या फिर तनाव या मानसिक रूप से जिस तरह से हम लोग आज काम कर रहे हैं, एक बिजी लाइफ है हर व्यक्ति की, तो ये जो स्ट्रेस है, जो मानसिक तनाव है, चाहे दफ्तर का हो, चाहे घर का हो, चाहे दूसरी चीज़ों का है, उसका कितना असर डायबिटीज़ पे पड़ता है? देखिए, स्ट्रेस से क्या होता है,
स्ट्रेस से आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक जो या ऑटोनॉमिक हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और वो स्ट्रेस हार्मोन्स आप डायबिटोजेनिक होते हैं, मतलब वो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं, वो हार्ट पे भी बुरा प्रभाव डालते हैं। कई बार हम जब देखते हैं कि वो शॉक में चला जाता है, कोई एकदम से स्ट्रेस आ जाए, कोई ऐसी खराब न्यूज़ या कोई बहुत खुशी की न्यूज़ सुन के भी लोग कई बार परेशान हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेस इज ए डायबिटोजेनिक कंडीशन। तो उसके वजह से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ऐसे प्रभाव डालते हैं जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो जितना कम स्ट्रेस होगा उतना आपको उसका जो बैड इफेक्ट्स हैं वो कम होंगे। तो स्ट्रेस कम से कम रहे, ये सबसे अच्छी बात है। समय के साथ साथ कितना, मतलब यदि आप ध्यान न दें, किसी डायबिटीज पेशेंट है और वो यदि ध्यान नहीं रखता है, केयर नहीं करता है, तो कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सर? और उसका केयर कितना रखना चाहिए? मतलब एक केयरलेस व्यक्ति भी है यदि अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो उसे कितना ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी तो कुछ बताइए। देखिए, डायबिटीज़ अगर हुई है, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। आपने एक सपोज एक स्कूटर खरीदा या कार खरीदी, तो आपको 3 फ्री सर्विस मिलती है, वो आप रेगुलरली कराते हैं। उसके बाद वो कहीं आपको तकलीफ नहीं दे तो हर 3 महीने में सर्विस कराते हैं। ये बॉडी ईश्वर ने आपको फोकट में दी है, फ्री में। इसको नेचुरली रेगुलरली सर्विसिंग करना चाहिए, भले डायबिटीज़ हो या ना हो। आप इसको चेक कराते रहें, जहाँ डिफेक्ट हो उसको करेक्ट कर दें। तो ये डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या कोई भी बीमारी, ब्लड प्रेशर है तो, हार्ट अटैक है तो, थायराइड है तो, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन बीमारी, थायराइड डिसऑर्डर्स, मोटापा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये 5 पंच हो गए हैं। ये पंच अगर आपको हैं तो आप नियमित रूप से चेक कराइए हर 3 महीने। जैसे कोई गाड़ी ज़्यादा तकलीफ देती है तो हम जल्दी जल्दी सर्विसिंग करा लें, तो या ज़्यादा चलती है तो देखा जाए तो इंदौर को स्वच्छता के लिए पंच लगाने की आवश्यकता है, पर डायबिटीज़ के पंच की आवश्यकता नहीं है। यदि हम बात करें सर लोगों की दिनचर्या की, तो आज की डेट में यदि एक्सरसाइज हो रही है या फिजिकल एक्टिविटीज़ की एक बात कहें तो वो कम हो गई है। हालांकि जागरूकता पिछले कई सालों से बढ़ी है, लेकिन ये एक्टिविटीज़ केवल मोबाइल पर जारी है जो फिज़िकल की हम बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज की कितनी आवश्यकता आपकी दिनचर्या में होना चाहिए? सुबह उठ के क्या दिनचर्या होना चाहिए, जिससे खान पीन में आपको किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए, और किस तरह से आपका रात का सोना जागना समय पे होना चाहिए, ये कितना इफेक्ट करता है, और क्या दिनचर्या होना चाहिए डायबिटिक व्यक्ति के लिए? ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, और मैं इसमें कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि एक 2 सिनेरियो है। एक तो कुछ लोग 3-4 घंटा जिम करते हैं और एक बिल्कुल कुछ नहीं करते। तो एक्सरसाइज का जो बेनिफिशियल इफेक्ट है, यानी लाभकारी प्रभाव है, 40 मिनट की मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्सरसाइज डिपेंडिंग ऑन द एज। यंग है तो हैवी एक्सरसाइज, थोड़ा सा मिडिल एजेड है तो थोड़ी सी मॉडरेट डिग्री की एक्सरसाइज, और ओल्ड है तो लाइट एक्सरसाइजेस। 40 मिनट के बाद उसका एडेड एडवांटेज नहीं होता। 4 घंटा रोज करके आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकते। सीमित समय में आपकी जो एक्सरसाइज होना चाहिए वो ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ये एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है, और लोग इसको एक इलाज समझते हैं। इलाज नहीं है, ये मदद करता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे देता हूँ जो आम आदमी के समझ में तुरंत आ जाए कि सब्जी में सिर्फ मिर्च डालेंगे तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ नमक डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। सही बात है। तो ये हर नमक चीज़ की अपनी एक उपयोगिता है जिसको प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। दूसरा, खाना और सोना। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि रात को आजकल लेट नाइट खाने का चलन है। लेट ईटर्स, उन लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है, और उन लोगों में एसिडिटी ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, दूसरे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, वो ज़्यादा होते हैं। और रैपिड ईटर जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उन लोगों में भी मोटापा ज़्यादा होता है। तो अगर ये 2 चीज़ को कंट्रोल कर लें, अर्ली ईटर्स और स्लो ईटर्स, तो आपकी आधी बीमारियां कम हो सकती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पर ये करने से, प्रैक्टिस में लाने से आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सपोज आप नहीं कर सकते कि आपको रात को 12 बजे ही खाने का, आपके वर्किंग आवर्स के वजह से या किसी भी वजह से, तो आप कम से कम 2 या ढाई घंटे का सोने के और खाने के बीच में अंतर रखिए।
दिन में आप सो सकते हैं। बोलते भी हैं कि स्लीप ए व्हाइल आफ्टर लंच, वॉक ए माइल आफ्टर डिनर। तो वो 2 घंटे का अंतर रखें और आप रात को सोने के पहले 5 या 10 मिनट 15 मिनट पैदल चलें। तो आप बहुत सारी चीज़ों से डायबिटीज़ के बहुत सारे जो, या तो आप उनकी ड्रग्स की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, या सीवियरिटी कम हो जाएगी, या उसकी जो डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है वो कम। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। उन्होंने बताया है कि आपको शरीर जो मिला है वो ईश्वर की नेमत है, लेकिन उसे लगातार समय समय पर सर्विस करवाते रहें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें, अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहें, ताकि आप डायबिटीज़, मोटापा या थायराइड जैसी अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाए रखिए। ये थे डॉक्टर राजेश अग्रवाल, जिन्होंने आज हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया हमें। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी शख्सियत के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।